नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज शाइन 0.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान, और आज के हमारे खास मेहमान हैं टी प्रतीक राव सर, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम ग्वालियर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू। सो आज हम सर से बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं ग्वालियर शहर के बारे में, सर के बारे में। सर इससे पहले हम ये बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऐसे में आपकी जर्नी बतौर आईएएस कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी जनरली शुरू हुई जब मैं छोटा था। मेरे फादर भी इंसिडेंटली आईएएस ऑफिसर थे और उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था जब मैं छोटा था। तो जब बड़ा हुआ मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि फाइनली मेरी जो लाइफ में पोटेंशियल है और जो कॉलिंग है वो इसी जॉब के प्रति है, और फिर उसके बाद मैंने परस्यू करना स्टार्ट किया है इसको। जी सर, बात करने इसी के साथ आपने यूपीएससी के लिए 4 अटेम्प्ट्स दिए, 4 इंटरव्यूज दिए, और मुझे लगता है 4 इंटरव्यूज 4 साल, और 4 साल में आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो। सो आपकी वो जर्नी कैसी रही? कैसे अपने आप को आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा उस दौर में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अबाउट यूपीएससी ये है कि वो एग्ज़ाम ऐसी है कि आप कितने भी महारथी हों वो आपको 2-3 बार पटकती ज़रूर है। आपको चेक करते हैं कि आप में कितनी क्षमता है कि आप पेशेंटली अपने आप को शांत रख के, अपने जो इमोशंस को कंट्रोल में रख के, और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस जॉब का रिक्वायरमेंट भी ये है। हर दिन कोई नया चैलेंज आता है और आपको पेशेंटली उसको देखकर उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होता है। तो मैंने 4 बार दिया था। तो जब पहली बार नहीं हुआ तो लगा कि ठीक है, पहली बार है, नहीं हो रहा। जब दूसरी बार नहीं हुआ तब रियलाइज हुआ कि चाहे आप कितने अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हों, कितना आपका बैकग्राउंड हो, पर कुछ ना कुछ बाकी है, कुछ एफर्ट रह गया है। तो हर बार इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी, और जब फाइनली ऐसा लगा कि हाँ, अपना बेस्ट पोटेंशियल जो भी अटेम्प्ट दे सकते थे दे लिया जी, उस अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हो गया। तो आई थिंक यही लर्निंग थी कि आप जितना बेस्ट कर सकते हैं अपना वो करें। और डेफिनेटली कहते हैं ना, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बढ़ते जाइए, गढ़ते जाइए, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आगे सफलता आपका इंतजार करिए। सर इसी के साथ अगर मैं बात करूं, 3rd अटेम्प्ट जब आपने दिया, IRTS आपका अलॉट हुआ, बट कैसे उस जर्नी ने, कैसे उस पोजीशन ने आपको हेल्प की बतौर आईएएस? तो 3rd अटेम्प्ट में मेरा रेलवे ट्रैफिक सर्विस में सिलेक्शन हुआ था, और उससे काफी कॉन्फिडेंस बूस्टर मिला जी कि आप इन पोजीशंस के लायक हैं। आपको यूपीएससी इस लायक समझ रही है कि वो आपको सिलेक्ट करे, और जबकि वो बहुत अच्छी प्रोफाइल थी, पर मेरा हमेशा से टारगेट था कि आईएएस में जाना है। तो इससे एक बूस्टअप मिला कि आप इस जॉब के साथ साथ आप प्रिपेयर करें, और एक कैपेबिलिटी आपकी डिफाइन हो गई है कि आप अच्छा कर सकते हैं। और नेचुरली एक बैकअप भी रहता है माइंड में कि चलो अगर आप आगे सक्सीड नहीं करते हैं, सो दिस इज अ सर्विस यू कैन कंटिन्यू इन। तो ये भी एक संतुष्टि थी जो आपको एट द बैक ऑफ द माइंड आपको एक पीस ऑफ माइंड देती है कि चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी सर, अगर बात करूं, जब हम एज एस्पिरेंट पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, कम्पीट करते हैं अपने लोगों के साथ, तो सर बहुत एक अलग एक्सपीरियंस होता है। किताबों का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और जब फील्ड पर आप उतरते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। आपके लिए सर कितना चैलेंजिंग रहा बुक से लेके फील्ड एक्सपीरियंस? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि क्योंकि फादर सर्विस में थे, तो बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने बचपन में देखा हुआ था कि कैसे डीलिंग्स होती हैं आईएएस ऑफिसर की जनता के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ। पर एक डिफरेंस जो मुझे ये समझ में आया कि प्रिपरेशन के टाइम पे आप हमेशा बहुत आइडियल सिनेरियोज में सोचते हैं, आप थ्योरेटिकल सोचते हैं कि हम ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पर फील्ड के चैलेंजेस बहुत अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं आपको अतिक्रमण हटाना है, कहीं एनक्रोचमेंट हटाना है, तो आपके रूल्स बोलते हैं कि आपको उसको हटाना ही है कम वॉट में, पर जब आप वहां मौके पर जाएंगे तो देखेंगे कि 4 लोगों के, गरीब लोगों के घर बने होंगे। अब उनको आप तोड़ें ना तोड़ें, उनको रिहेबिलिटेटेड करें, कहीं और लेके जाएं, ये सारी चीजें आपके फिर प्ले में आ जाती हैं। तो ग्राउंड फैक्टर्स काफी अलग होते हैं, चैलेंजेस ऑफ कोर्स ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं थ्योरी से जी। और किसी ने बहुत खूब कहा है, किताबों की दुनिया से बाहर जब आप निकल के देखेंगे तो अपने आसपास एक अलग चीज आप पाएंगे। तो जरूरी है कि किताबों की दुनिया से इतर आप लोगों को पढ़िए, क्योंकि लोगों को पढ़ने से आप समाज को पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी हम और आपकी समाज को बदलावने की है, समाज को बदलने की है, और ये बदलाव तभी आएगा जब हम कुछ नया समाज के साथ तालमेल बैठाएंगे। सर इसी के साथ अगर मैं बात करूं, ग्वालियर में आप एडिशनल कमिश्नर के तौर पर नगर निगम में हैं, क्या चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं ग्वालियर शहर में, जो आपको लगते हैं कि अगर आप इनिशियल तौर पे देखते हैं?
देखिए, मल्टीपल चैलेंजेस है। इतना बड़ा शहर है, ऑलमोस्ट 15-16 लाख की पॉपुलेशन है जी। सबसे पहला चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो कचरे या वेस्ट को लेकर है, जिसमें पहला इशू है कि डोर टू डोर कलेक्शन। सारे घरों से हमारा जो डोर टू डोर व्हीकल है वो कचरा गाड़ी ही कचरा कलेक्ट करें। लोग कचरे को सड़क पे ना फेंकें, उसके ठिये ना बनाएं, गार्बेज पॉइंट्स ना बनाएं। और दूसरा जो हमारा चैलेंज है कि जो कचरा हमें मिल रहा है वो गीला सूखा अलग होके मिले, क्योंकि यदि मिक्स्ड वेस्ट हमको मिलता है तो उसको प्रोसेसिंग में फिर दिक्कत आती है। अलग अलग अगर गीला सूखा रहेगा तो प्रोसेस बेटर होगा, प्रोसेसिंग बेटर होगी कचरे की, तो वो फिर कहीं लैंडफिल में जाके कचरों के ढेर नहीं बनेंगे। तो कचरे संबंधित तो ये है। और जो दूसरा एक बड़ा इशू है ग्वालियर का वो है रोड्स का, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, तो वो बहुत जल्दी हवा में ट्रांसपोर्ट होती है, जिसकी वजह से धूल और जो PM10 का वैल्यू है, AQI लेवल्स जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो पॉट होल्स हो गए, रोड के साइड में जो शोल्डर होते हैं उस पे पेविंग कराना, ये सारे चैलेंजेस अभी हमको दिखाई देते हैं। सर, अगर मैं हाल ही के बीते दिनों की बात करूं, ग्वालियर में रोड को लेकर बहुत मुद्दे मतलब अलग अलग सामने आए हैं, लोगों की परेशानियां सामने आई हैं। तो नगर निगम किस तरह से प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं रोड्स की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम एक आइडल उसे मान सकें। बहुत जगह अभी भी लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में नगर निगम क्या प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी इस तरीके की जो समस्या है, स्पेशली रोड्स को लेकर, लोगों को फेस न करनी पड़े? इसमें अभी बहुत ही वॉर फुटिंग पर, युद्ध स्तर पर हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने एफर्ट लिया हुआ है। एफर्ट ये कर रहे हैं कि जो हमारी नई रोड्स बनी हैं और जो गारंटी पीरियड के अंदर हैं जी, उनको करंट कॉन्ट्रैक्टर से ठीक कराया जाए, जो कि अब 90% प्लस ठीक हो चुकी हैं। और जो नई रोड्स बनने के लिए जो सैंक्शन हुई हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए, ताकि कहीं भी रोड की रिक्वायरमेंट हो और कहीं कच्चे रोड्स हों तो वो इशू सॉर्ट आउट कर दें। तो आई थिंक जो पहले अभी इशूज थे 1-1.5-2 महीने पहले, उससे आज की स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति में है हम लोग रोड को देखते हुए। सर, इसी में अगर एक और बात करूं, क्योंकि परेशानी, जनता को जब परेशानी होती है तो उसकी जब समस्या होती है तो समाधान होता है। अगर किसी को रोड से रिलेटेड कोई परेशानी है और उसे कंप्लेन करना है तो वो कैसे कर सकता है? 2-3 तरीके हैं। या तो वो डायरेक्टली अपने लोकल जोनल ऑफिसर्स जो होते हैं, जो हम जेडोस बोलते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने मेयर या काउंसलर जो पार्षद हैं उनके थ्रू हमको सूचित कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमें ऑफिस में भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर जो हर ट्यूसडे को 11 से 1 जनसुनवाई होती है उसमें भी आके अपनी परेशानी बता सकते हैं। तो हमारे नगर निगम के डोर्स जो हैं वो एप्लीकेंट्स के लिए हमेशा खुले हैं, वो किसी भी वक्त आके अपने इश्यूज हमसे साझा कर सकते हैं। जी सर, अर्बन गवर्नेंस की अगर हम बात करें, क्या आपके प्रयास हैं उसे फ्यूचर रेडी बनाने के लिए? देखिए, अर्बन गवर्नेंस एक इवॉल्विंग फील्ड है जी। हर दिन कुछ नई चीज आती है जिसका हमको सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने स्वच्छता के बारे में 5-10 साल पहले शुरुआत हुई थी तो पहले ये था कि डोर टू डोर कलेक्शन किया जाए। आज की डेट में हम ये हैं कि हम उस वेस्ट से हम क्या वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से वेस्ट को यूज कर सकते हैं। तो अर्बन गवर्नेंस के आज के चैलेंजेस, अगर मैं ग्वालियर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आसपास के जिलों से बहुत लोग यहाँ आते हैं, बहुत लोग मूव करते हैं, टूरिज्म काफी ज्यादा है जी। तो उस सिनेरियो में अर्बन सिटी को मैनेज करना बिकम वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप शहरी लोगों को पता है कि शहर कैसे काम करता है, जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो हमको इन कोऑर्डिनेशन काम करना होता है। नगर निगम अकेले नहीं कर सकता, नगर निगम के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इन सबको फिर कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है। सो दैट इज अ चैलेंज। एंड ऑफ कोर्स लोगों की भी इसमें सहभागिता बहुत जरूरी होती है। पीपल शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड और अपने आइडियाज दें, तो हम उससे भी बेहतरी कर सकते हैं। जी, और डेफिनेटली शहर हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। याद रखिए, ग्वालियर शहर के जिम्मेदार लोग हैं आप, और सिर्फ नगर निगम या किसी भी एक संस्था के प्रयास से चीजें नहीं बदलेंगी। अगर हमारा शहर है तो डेफिनेटली जिम्मेदारी हमारी है, और मैं यही समझती हूँ ग्वालियरवासी बहुत जिम्मेदार हैं, तो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जरूर आगे आए, जिससे जनता और प्रशासन के तालमेल से हम एक बार फिर से अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सके। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं सर, जैसे अभी हमने ग्वालियर की बात की है, ग्वालियर से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो सर डिजिटल गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो सिटीजन सेंट्रिक जब सर्विसेज होती हैं सर, तो उनको और कैसे इम्प्रूव नगर निगम कर रही है, कैसे लोगों को और प्रायोरिटी दे रही है कि वो अगर उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट नगर निगम से कोऑर्डिनेट कर सके? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक तो हमारा स्वच्छ ग्वालियर करके एक ऐप है जी, जो अभी शायद बहुत लोगों के जानकारी में नहीं है, पर वो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का ऐप है जिसमें जो मुख्य सेवाएं होती हैं नगर निगम की, कचरा नहीं उठ रहा है, कहीं कचरे में आग लगा दी गई है, कहीं डॉग्स का मेनेस है,
ये सारी सर्विसेज उसमें 8-9 सर्विसेज उस ऐप पर हैं और आप डायरेक्टली या तो इशू का फोटो खींच के, मान लीजिए कहीं कचरे का ढेर है तो आप उसका फोटो खींच के ऐप से हमको भेज सकते हैं। उसकी डेली हम लोग डायरेक्टली, मैं और कमिश्नर साहब मॉनिटरिंग करते हैं और उसमें आपको लॉग इन करने की और ऐप में अपने डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है यदि आप अनोनिमसली कंप्लेंट करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपसे कोई बात करे तो अपना फोन नंबर शेयर कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग इस ऐप को यूज करें, बिकॉज आज की डेट में सब लोग स्मार्टफोन यूज करने के आदी हैं और एक सिंपल सा ऐप है जिसके कारण से हमको बहुत सारा फीडबैक जनता से आता है जी। और दूसरी जो एक चीज है, एक फ्लीट मैनेजमेंट का हमारा मॉड्यूल है जो ग्वालियर की जो वेबसाइट है नगर निगम की, उस पे अगर लोग जाके देखेंगे तो उससे उनको पता लगेगा कि जो उनकी कचरे की गाड़ी है वो किस समय निकली है, आपके कॉलोनी में किस समय आएगी। बहुत बार ये होता है कि लोग मान लीजिए 8 बजे के आदी हैं कचरा डालने के और गाड़ी 8:10 तक 8:15 तक नहीं आए तो हो सकता है कि वो बाहर ही कचरा डाल के और आगे चले जाएं। तो उससे ये फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑनलाइन एवरीबडी कैन सी कि आपका जो गाड़ी है वो कहाँ से निकली है, कितने बजे तक आपके पास आएगी। तो उससे एक बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो पाएगा जनता के साथ कि वो जो हाउस होल्ड कचरा है उसको बाहर नहीं फेंकेंगे, सीधा गाड़ी में फेंकेंगे। तो ऐसे काफी इनोवेटिव चीजें हम अर्बन गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस में कर रहे हैं और कोशिश यही है कि और अगर अच्छा फीडबैक आता है जनता से तो उस हिसाब से भी हम काम करेंगे जी। और टेक्नोलॉजी ने ये पूरी जो दुनिया है वो एक क्लिक पे ला दी है। एक क्लिक पे आपकी परेशानियों की समस्या, जो भी आपकी परेशानी है उसका समाधान नगर निगम करने के लिए बैठी है, बट आपको एक स्टेप आना पड़ेगा। जब तक आप आगे नहीं आएंगे, जब तक आप अपनी समस्याएं साझा नहीं करेंगे, तब तक उसका समाधान नहीं हो पाएगा। तो ग्वालियराइट्स, जब भी आपको लगे कि आपको बोलना है, डेफिनेटली बोलिए, क्योंकि पहले भी मैंने कहा शहर हमारा है तो डेफिनेटली जिम्मेदारी हमारी है। और जब नगर निगम आपके साथ तालमेल बिठा रहा है, इनिशिएट कर रहा है, ऐप सर ने कहा, वेबसाइट कहा, तो बहुत सारी चीजें हैं। जब भी आपको लगे आपको बोलना है, आपकी बात रखना है, डेफिनेटली एक क्लिक पे बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, हमने कचरा प्रबंधन की बात की या फिर रोड्स की बात की, इसके साथ साथ अगर मैं सर आपकी पर्सनल लाइफ देखते हैं तो आप सर इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर चुके हैं। तो सर कितना डिफरेंस रहा आपके लिए प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में आना, और कैसे इसने आपको हेल्प किया गवर्नमेंट सेक्टर में? काफी बड़ा डिफरेंस था, बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर में आप एक किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो, वो कंपनी कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम कर रही होगी या मल्टीपल 8-10 प्रोडक्ट पे काम कर रही होगी, तो आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बहुत ही फोकस्ड रहता है और आपका एरिया ऑफ जो इमेजिनेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है बहुत, कि आप इसी एक पोर्शन में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट में जो है स्कोप ऑफ वर्क बहुत बड़ा है। चाहे अब मैं इसके पहले मैं एसडीएम था तो मैं रेगुलेटरी वर्क देख रहा था, लॉ एंड ऑर्डर देख रहा था। आज की डेट में मैं नगर निगम में हूं तो बिल्कुल ही अलग काम है, बिल्कुल ही नए तरीके का काम है। इट इज एज इफ कि मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आ गया हूँ, उस तरीके का शिफ्ट है जी। तो वो स्कोप ऑफ वर्क बहुत बड़ा है। दूसरा जो है कि कॉर्पोरेट में बहुत सेट पैटर्न्स होते हैं, सिस्टम्स में काम होता है। गवर्नमेंट बिकॉज इतनी लार्ज एंटिटी है, इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो बहुत जगहों पे सिस्टम्स इन थ्योरी डिफाइंड है पर इन प्रैक्टिकलिटी वो काम नहीं करते। तो जो मेरी लर्निंग है कॉर्पोरेट से जो हम गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं वो यही है कि आप सिस्टम्स को इन प्लेस लाइए। पर्सन्स आज हैं, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा, पर अगर सिस्टम आपने सही डिफाइन कर दिया तो हर व्यक्ति उस सिस्टम में आके उस काम को सही से कर लेगा। तो आई थिंक मेरा जो लर्निंग है, प्राइमरी लर्निंग यही है। और दूसरा लर्निंग है प्रोफेशनलिज्म का, कि कॉर्पोरेट में हर व्यक्ति प्रोफेशनली काम करता है। प्रोफेशनल का मतलब है कि आपको जो असाइंड काम है आप उसको पूरी निष्ठा से करें, और जो भी सीनियर जूनियर के बीच में या कलीग्स के बीच में इंटरेक्शन होता है वो बहुत निजी इंटरेक्शन नहीं होता है, वो एक प्रोफेशनल तौर पे होता है, एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं उसके तौर पे होता है। तो ये मैं अपनी टीम्स को भी बहुत बार ये बताता हूँ कि हम जब आपको डांट रहे होते हैं तो एक प्रतीक आपको XYZ को नहीं डांट रहा है, एक कोई एडिशनल कमिश्नर है जो आपके काम के लिए आपको पुल अप कर रहा है। तो वो चीजें अगर हम प्रोफेशनलाइजेशन अगर अपनी वर्कफोर्स का करते हैं तो एक थोड़ा वर्कफोर्स का मोटिवेशन भी ठीक ठाक बना रहता है उससे जी। तो सबसे जरूरी बात कि आपको जब आप किसी को एक सही दिशा दिखाते हैं तो लोग चलते जाते हैं और कारवा बनता जाता है। तो अपने लाइफ में भी कुछ ऐसा जरूर सेट कीजिए कि आप एक बार डायरेक्शन अपना जरूर तय करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपकी दिशा है। और अगर आपकी दिशा बेहतरीन होगी तो आप आराम से चलते जाएंगे, कारवा भी आराम से चलता जाएगा और एक ना एक दिन आपका कारवा सफलता की सही राह पर जरूर पहुंच जाएगा। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, 4 साल की आपकी यूपीएससी की जर्नी रही और 4 साल मतलब बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं, चाहे वो अप्स एंड डाउन्स हो, खुद को कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा जाए, और अभी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे सर?
देखिए, मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को 2-3 चीजें ही बताता हूँ जो बहुत मूल मंत्र टाइप थे मेरे लिए, जो मैंने ओवर द ईयर समझे। सबसे पहली चीज है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप खुद से ऑनेस्ट रहें अपनी प्रिपरेशन में। बहुत बार ये होता है कि हम टेबल पे 9-10 घंटा बैठे हैं तो हमको लगता है कि हमने 9-10 घंटा पढ़ाई कर ली, पर हो सकता है उसमें आप फोन चला रहे हो, आप यूट्यूब चला रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो। तो इफेक्टिव पढ़ाई शायद आपने 3 घंटे करी हो, पर आपको मेंटली ये लग रहा है कि मैंने 9 घंटा पढ़ाई करी है। और बाहर वालों को दिखाने के लिए चाहे हम कितना भी अपने आप को दिखा लें, पर पर्सनली हमको हमेशा पता होता है कि हमने कितनी ऑनेस्टली पढ़ाई करी है जी। तो खुद से ऑनेस्टी, आई थिंक जो पहला मूल मंत्र है वो यही होना चाहिए कि कभी खुद से झूठ ना बोलें, बाकियों से तो फिर आगे की बात है। और दूसरी ये चीज है कि परसिस्टेंटली अपने एम के तरफ काम करते रहें। कभी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो कभी भी आपको अपने डाउन पे हार नहीं माननी है। हमेशा ट्राई करें कि अपना बेस्ट एफर्ट दें, फिर अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होता है तो वो अलग बात है। और लास्टली एक अपना सपोर्ट ग्रुप इन एग्जाम्स में जो है अच्छा बना के रखें। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि जब भी आप डाउन फील करोगे आपको किसी ना किसी से बात कर लेनी चाहिए। अदरवाइज वो पेंट अप एंगर और एंग्जाइटी जो है वो बाद में जाके आपको एडवर्सली इफेक्ट करती है। तो यही आई थिंक 2-3 चीजें रहेंगी जो आई थिंक एस्पिरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा। और बाकी एक चीज और मेरे ध्यान में आ रही है कि आप भेड़ चाल में ना जाएं कि अभी अगर यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है तो सब लोग यूपीएससी देना चाह रहे हैं। आप क्यों देना चाह रहे हैं, इन टाइप की सर्विसेज में क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, किस टाइप की सर्विसेज होती हैं, कुछ ऑफिसर से मिलें। जैसे अगर कुछ ग्वालियर में एस्पिरेंट्स हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे ऑफिस में आके मुझसे या कमिश्नर साहब, हम दोनों आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमसे इंटरेक्ट करें, कलेक्टर मैडम से इंटरेक्ट करें, तो उन्हें एक पता लगेगा कि जॉब एक्चुअली क्या है। जो यूट्यूब पे दिखता है कि बत्ती वाली गाड़ी है और नौकर चाकर है, वो लाइफ नहीं है, वो दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो बहुत क्लियर रहें कि आप किसी चीज को परस्यू क्यों कर रहे हैं। द वाई ऑफ योर एम्बिशन शुड बी वेरी क्लियर जी। और जब आपके पास आपके क्यों का जवाब होगा तो डेफिनेटली आप कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि सफलता आपको एक दिन में नहीं, लेकिन हाँ एक दिन जरूर मिलेगी और उस एक दिन के लिए आपको मेहनत करना है। तो सर बात करें आपकी जर्नी की, हम लोगों ने बात की, लेकिन बात करूं सर जिस प्रोफेशन में आप हैं, बतौर आईएएस आप सर्व कर रहे हैं, ग्वालियर को बतौर एडिशनल कमिश्नर आप संभाल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये जॉब अपने आप में एक प्रेशर क्रिएट करती है। और क्योंकि जब आप पूरे 24 आवर्स जॉब में होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं खुद को भी रिलैक्स देना होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, कैसे फर्स्ट तो आप कैसे इस जॉब के प्रेशर को हैंडल करते हैं, और क्या अपने साथ कोई बैकअप ऑप्शन इस जर्नी के दौरान रखना जरूरी होता है? आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पूछ रहे हैं कि इन द सर्विस पूछ रहे हैं? एक पहला है, जो पहला मेरा है कि कैसे आप प्रेशर में हैंडल करते हैं, ये ड्यूरिंग इन द जॉब है, और एंड देन आफ्टर। सो इन द जॉब देखिए, आपको अपने आउटलेट्स डिफाइन करने होंगे। मेरे लिए आउटलेट हमेशा 2 चीजें रही हैं। एक तो कोई भी स्पोर्ट हो सकता है। पहले मैं क्रिकेट खेला करता था, अब मैं लॉन टेनिस खेलता हूँ और मैं बहुत रेगुलरली जिम भी जाता हूँ। तो ये चीजें, एक फिजिकल आउटलेट हमेशा चाहिए रहता है आपको कि आप स्वेट आउट कर दें। आपका जितना एंग्जाइटी है वो पसीने में निकल जाना चाहिए, ताकि वो उस दिन का लोड आपके दिमाग में ना रहे। और दूसरी चीज है कि कोई क्रिएटिव एक्टिविटी जी। तो मेरे लिए वो क्रिएटिव एक्टिविटी बचपन से ही जो है, मेरी मदर ने मुझे म्यूजिक में पुश किया था। तो मैं गिटार बजाता हूँ, मैं कभी कभी खुद के गाने भी लिखता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ। तो उन चीज़ों से काफ़ी एक जो है वो ऐसी दुनिया है कि आप म्यूजिक में घुसते हैं तो आप बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रहनी चाहिए कि जिसमें आप इन्वॉल्व हों, तो आपके दिन में आपके आसपास क्या चल रहा है वो कुछ समय के लिए आप उस दुनिया से निकलकर एक क्रिएटिव वर्ल्ड में जाएं जहां आपको रिलैक्सेशन मिले। तो आई थिंक मैं तो यही एडवाइस करना चाहूँगा। और प्रिपरेशन के टाइम पे जो आपका सवाल था कि कैसे मोटिवेटेड रहें, तो आई थिंक द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू इज कि 1 घंटे का टाइम निकाल के कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करें जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेनुअस ना हो, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस ना दे। पर एक सिंपल वॉक भी यदि आप रोज कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा रिलीज होता है जी। कि फिजिकली आप थोड़ा सा अपने आप को मूव करते हैं तो वो मेंटली आपको बहुत क्लैरिटी देता है। सर जैसे कि अभी आप हमारे स्टूडियो में हैं, जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं गिटार और म्यूजिक के साथ ही वाले लोग हैं। तो मैं आपसे चाहूंगी सर, कोई आपका लिखा हुआ गाना जो आप हमारे लिसनर्स के साथ, या फिर आपका कोई पसंदीदा गाना जो आप हमारे लिसनर्स के साथ साझा कर पाए? काफी डिफिकल्ट है इस मोमेंट पे किसी गाने को पिक करना,
पर आई कैन ट्राई, जो मेरा एक फेवरेट गाना है, वन ऑफ द फेवरेट्स है कंटेम्प्रेरी में, तो मैं उसको ट्राई कर लेता हूँ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। सर आपने सिर्फ एक गाना नहीं गुनगुनाया है, एक बहुत बड़ा मिथ भी तोड़ा है सोसाइटी का कि आप किसी बड़ी पोस्ट पे होते हो तो आप गाना नहीं गा सकते, या फिर एक स्टेरियोटाइप जो सोसाइटी में सेट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं ग्वालियर को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में नगर निगम द्वारा बहुत सारे जनता से जुड़ने वाले काम शुरू किए जाने वाले हैं, जिसमें जनता का सपोर्ट बहुत लगेगा, चाहे वो स्वच्छता से रिलेटेड हो, चाहे वो सिटी के AQI लेवल्स को कम करने से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों को जागरूक करने को के लिए हो। तो मैं यही चाहूंगा कि सबकी सहभागिता इसमें रहे, और जनता के कोई भी अच्छे आइडियाज हों, कुछ इनोवेटिव सजेशंस हों, तो प्लीज हमें अप्रोच करें। आप डायरेक्टली मुझे या कमिश्नर सर को भी अप्रोच कर सकते हैं, एंड वी आर ऑलवेज विलिंग टू गिव पीपल टाइम। नगर निगम एक बहुत छोटी एंटिटी है, शहर बहुत बड़ा है, तो शहर को यदि हमको सही डायरेक्शन में लेके जाना है तो जनता के सपोर्ट के बिना वो पॉसिबल नहीं होगा, और उसी सपोर्ट की हम अपेक्षा भी करते हैं। सो कला का शहर है ग्वालियर, गर्व का शहर है ग्वालियर, और ऋषि शहर के एक जिम्मेदार नागरिक है हम और आप ग्वालियराइट्स। तो जब भी मौका आए, जब भी जिम्मेदारी आए, डेफिनेटली दोगुनी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर, जहां हमारे मेहमान थे आज के क्रिएटिव IAS ऑफिसर प्रतीक सर। एक मुलाकात में अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू सो मच।